हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अपेक्स क्लासेस डिजिटल प्लेटफॉर्म। आज हम पढ़ेंगे हिस्ट्री का 12th क्लास का 4th लेसन, मुस्लिम आक्रमण, उद्देश्य और प्रभाव। नया लेसन है, नया टॉपिक है, जिसमें सबसे पहला टॉपिक हम पढ़ेंगे अरब आक्रमण, कि भारत पर अरब आक्रमण के कारण क्या थे, कब अरबों का आक्रमण प्रारंभ हुआ था और किस प्रकार भारतीय लोगों ने उसका सामना किया, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अरब आक्रमण हम ये देखते हैं कि भारत में अरबों ने जब आक्रमण किया तो उससे पहले काफ़ी सारे क्षेत्रों पर, काफ़ी सारे देशों पर आक्रमण किया था, जिसमें प्रमुख रूप से हम ये देखते हैं कि अरब पर आक्रमण कर अरब वासियों ने मध्य एशिया पर, इसके अलावा इराक, सीरिया, इन क्षेत्रों पर अधिकार कर लिया। सीरिया पे हम देखते हैं कि सबसे पहले अरबों ने 635 और 636 ईस्वी में कौन से देश पर आक्रमण किया था? सीरिया पर आक्रमण किया था। ओके, क्वेश्चन बनता है 1 नंबर का कि अरब वासियों ने सर्वप्रथम किस देश पर आक्रमण किया था? तो अरब वासियों ने सर्वप्रथम 635 और 636 ईस्वी किस पर आक्रमण किया था? सीरिया पर आक्रमण किया था। और इस 1 वर्ष के भीतर ही सीरिया की राजधानी क्या थी? दमिश्क। सीरिया की राजधानी क्या थी? दमिश्क। इसने क्या कर दिया? आत्मसमर्पण कर दिया, यानी सीरिया पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया। यानी हम देखते हैं कि लगभग 650 ईस्वी तक मध्य एशिया पर, ईरान, सीरिया आदि देशों पर उसका अधिकार हो चुका था। किसका? अरबों का। लेकिन हम देखते हैं कि इन जो भी देशों पर अरबों के द्वारा आक्रमण किए थे, इन्होंने लंबे समय तक संघर्ष ही अरबों से नहीं कर पाए थे और इन्होंने बहुत जल्दी ही अरबों से अधीनता स्वीकार कर ली अपनी, या अरबों के सामने अपना आत्मसमर्पण कर दिया। भारत जो था, हिंदुस्तान जो था हमारा, वो ऐसा देश था जिसे लगभग 75 ईयर्स तक, यानी 75 वर्षों तक अरब आक्रमण का मुकाबला किया, सामना किया। कितने वर्षों तक? लगभग 75 वर्षों तक। 75 वर्षों तक, लगभग 75 वर्षों तक भारत ने अरबी आक्रमण का मुकाबला किया। अरबी आक्रमण का मुकाबला किया या सामना किया। ठीक है ना। अब हम इसे थोड़ा सा बैक में चल के देखते हैं कि हजरत मोहम्मद साहब, जो इस्लाम धर्म के प्रमुख पैगंबर माने जाते हैं, उनकी 632 ईस्वी में मृत्यु हो गई थी। कब हो गई थी? 632 ईस्वी में मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी। मोहम्मद साहब की मृत्यु हो गई थी और उसके बाद ही अरबी लोगों ने भारत में आक्रमण करने प्रारंभ किए थे। ठीक है ना। 636 ईस्वी में भारत पर सबसे पहले अरबों ने कब और कहां आक्रमण किया? 1 नंबर का आपका क्वेश्चन पुटअप किया जाता है। ठीक है ना। तो अरबों ने सबसे पहले 636 ईस्वी में भारत के मुंबई के थाना जगह जो है, मुंबई में थाना नामक स्थान पर आक्रमण किया था। नामक स्थान पर आक्रमण किया था, लेकिन इस आक्रमण में अरबों को सफलता नहीं मिली। अरबी असफल रहे इस आक्रमण में। ठीक है ना। तो पहला आक्रमण हुआ तो था मुंबई के थाना जगह पर, लेकिन उसमें उनको सफलता नहीं मिली। कब हुआ था? 636 ईस्वी में यह आक्रमण किया गया था। अब क्वेश्चन ये बनता है कि अरबों के भारत पर आक्रमण के कारण क्या थे? 2 नंबर का मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि भारत पर अरब आक्रमण के प्रमुख कारणों का उल्लेख कीजिए। ठीक है ना। तो भारत पर अरबी आक्रमण के कारण क्या थे? बहुत अच्छे से सुनेंगे आप, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अरब आक्रमण के कारण। अरब आक्रमण के कारण। अरब आक्रमण के प्रमुखतः हम 3 कारण देखते हैं।
पहला कारण हम देखते हैं इस्लाम का प्रचार प्रसार। इस्लाम का प्रचार प्रसार क्या देखते हैं हम कि अरबों में जो प्रमुख धार्मिक पद होता है खलीफा का पद माना जाता है, जिसको धार्मिक गुरु या मजहबी अधिकारी कहा जाता है प्रमुख। तो वह जो खलीफा जो पद होता था वह केवल धार्मिक अधिकारी ही नहीं होता था, उसको काफी सारी राजनीतिक शक्तियां भी प्राप्त थी। तो उसका प्रमुख उद्देश्य होता था कि दुनिया में अधिक से अधिक मात्रा में इस्लाम का प्रचार प्रसार करना, इस धर्म को बढ़ाना। इसलिए अरबी लोगों ने भारत को इस आक्रमण करने का प्रमुख कारण यही चुना कि भारत में हम यहाँ आक्रमण करेंगे, उस पर अधिकार करेंगे और अपने इस्लाम धर्म का वहां पर आसानी से प्रचार प्रसार करेंगे, ताकि हमारे धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या बढ़ जाए। ठीक है ना। तो सबसे पहला कारण यही माना जाता है कि अरबों के भारत पर आक्रमण का सबसे पहला कारण था क्योंकि अरबवासी जो थे वो भारत पर अधिकार करके यहाँ पर इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना चाहते थे। दूसरा कारण जो माना जाता है साम्राज्य विस्तार की भावना। दूसरा कारण क्या है? साम्राज्य विस्तार की भावना। अब जो खलीफा पद था वह राजनीतिक अधिकारी भी था, धार्मिक अधिकारी के साथ साथ में, तो वह इस्लाम के प्रचार के साथ साथ अपने साम्राज्य का विस्तार भी करना चाहता था। अधिक से अधिक क्षेत्रों को अरबी शासन के अंतर्गत लाना चाहता था, अरबों के शासन के अंतर्गत अपने साम्राज्य का विस्तार करना चाहता था। इसलिए वह संपूर्ण भारत पर अधिकार करके अपनी अरब साम्राज्य की स्थापना वहां पर करना चाहता था। तो दूसरा प्रमुख कारण हम क्या मानते हैं? साम्राज्य विस्तार की भावना। और तीसरा कारण मानता है भारत की धन संपदा को लूटना। भारत की धन संपदा को लूटना। जैसा कि आप सभी को पता है, भारत जो कि प्राचीन काल में सोने की चिड़िया कहलाता था। पता है आप सभी को कि भारत में मतलब धन की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से हम देखें तो बहुत ज्यादा समृद्धशाली था भारत हमारा। तो इससे अरब लोग बहुत ज्यादा परिचित थे, उनको पता था कि भारत में बहुत अधिक मात्रा में धन है, खूब सारा सोना है। तो अपनी आर्थिक स्थिति में सुधार करने के लिए भारत की धन संपदा को लूटना, अधिक से अधिक धन की प्राप्ति करने के लिए अरब लोगों ने भारत पर आक्रमण किया। तो तीन प्रमुख कारण माने जाते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है ये कि भारत पर अरबी आक्रमण के प्रमुख कारण क्या थे। 2 नंबर में ये क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। ठीक है ना। तो क्या क्या लिखना है? सबसे पहला इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना, दूसरा साम्राज्य विस्तार की भावना और तीसरा भारत की धन संपदा को लूटना। ये 3 प्रमुख कारणों से प्रभावित होकर अरबों ने भारत पर आक्रमण किए। अब जब हम देखते हैं कि मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद 636 ईस्वी में जो आक्रमण किया गया तो उसमें अरबों को सफलता नहीं मिली। अब उन्होंने क्या किया? अरब पर, इराक देश जो है, ईरान का अरब देश जो है, वहां पर उमैया वंश का शासनकाल था। कौन सा वंश चल रहा था? उमैया वंश चल रहा था। उमैया वंश का जो प्रमुख अधिकारी होता है वह क्या कहलाता है? खलीफा। ठीक है ना। प्रमुख राजनीतिक अधिकारी क्या कहलाता था? खलीफा। उसके अधीन एक रहता था गवर्नर। ठीक है ना। गवर्नर या राज्यपाल कह सकते हैं, जो कि संपूर्ण नियंत्रण करता था सैन्य गतिविधियों का। उमैया वंश के खलीफा ने क्या किया? गवर्नर अब्दुल्ला, कौन था? गवर्नर अब्दुल्ला को आदेश दिया कि वह सिंध पर आक्रमण करे, सिंध के आसपास क्षेत्रों पर अपना अधिकार स्थापित करे। अब्दुल्ला के नेतृत्व में एक संपूर्ण सेना तैयार करके सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई और सिंध के आसपास का जो क्षेत्र था, सिस्तान, मकरान और किमरान, इन क्षेत्रों पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया। अब इन क्षेत्रों पर अधिकार के बाद खलीफा ने उसको वापस बुला लिया। किसको बुला लिया? अब्दुल्ला को वापस बुला लिया, जिसकी वजह से भारत में वो प्रवेश नहीं कर पाए। हालांकि ये सिंध के आसपास वाला क्षेत्र भारत का विभाजन नहीं हो रखा था उस समय, तो भारत पाकिस्तान वाला क्षेत्र जो है वो भारत ही काउंट होता था। ठीक है ना। तो वहां पर सिंधु नदी के दूसरी तरफ पार, सिंध के पार में सिस्तान, मकरान और किमरान का जो क्षेत्र था उस पर अरबों का अधिकार हो चुका था, लेकिन उनकी जो विजय थी वो यहाँ तक ही सीमित रह गई थी। कारण क्या था? क्योंकि खलीफा ने उनको आगे जाने की अनुमति नहीं दी। नेक्स्ट हम देखते हैं, इसके आक्रमण से आगे पढ़ने से पहले एक नाम हम पढ़ते हैं, दाहिर सेन। 1 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है, दाहिर सेन कौन था? दाहिर सेन कौन था? सिंध का राजा था, ब्राह्मण राजा था, सिंध का राजा। ठीक है ना, ब्राह्मण था ये।
711 ईस्वी में उमैया वंश का खलीफा चेंज हो गया और गवर्नर चेंज हो गया। यहाँ पर वलीद नाम का खलीफा आया और खलीफा ने किसको आदेश दिया? हज्जाज को। कौन था गवर्नर? हज्जाज। इसके नेतृत्व में सेना भेजी सिंध पर। अब सिंध पर आक्रमण का कारण क्या था? सिंध पर आक्रमण का कारण यह था कि 711 ईस्वी में सिंध का जो समुद्री क्षेत्र था, समुद्री बंदरगाह का क्षेत्र था देवल। कौन सा क्षेत्र था? देवल, जो कि वर्तमान पाकिस्तान में स्थित है। ठीक है ना। देवल बंदरगाह पर क्या था? एक अरबी जहाज था जिसको समुद्री डाकुओं ने, सिंध के समुद्री डाकुओं के द्वारा लूट लिया गया। वहां का जहाज में जो भी धन दौलत वगैरह थे वह सारा किसने लूट लिया? समुद्री डाकुओं ने। कहा के? सिंध के समुद्री डाकुओं ने। अब जो कि देवल पर लूटा गया है, किसका लूटा गया? अरबी लोगों का लूटा गया। तो अरबी लोगों ने, गवर्नर ने और खलीफा ने क्या बोला? सिंध के राजा के पास में संदेश भिजवाया कि आपके क्षेत्र के जो समुद्री डाकू हैं उन्होंने हमारे जहाज को लूट लिया है, तो हमें हमारा धन वापस लौटाओ। लेकिन सिंध के राजा दाहिर सैन ने इसकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। उसने कहा भी हमें इसके बारे में कोई जानकारी प्राप्त नहीं है, किसने आपका धन लूटा है, कैसे लूटा है, हमें इसके बारे में कोई भी जानकारी प्राप्त नहीं है। तो दाहिर सैन का ऐसा जवाब सुनकर हज्जाज जो था उसने खलीफा को ये कहा कि हमें क्या करना चाहिए? सिंध पर आक्रमण कर देना चाहिए। तब गवर्नर का आदेश हुआ और हज्जाज सेना लेकर सिंध पर आक्रमण करने के लिए गया। 2 बार उसने आक्रमण किए लेकिन उसको सफलता प्राप्त नहीं हुई। तब तीसरी बार हज्जाज ने किसको भेजा? अपने भतीजे और दामाद को। भतीजा और दामाद मुसलमानों में तो होता ही है रिश्ता ही, ठीक है ना। जो भतीजा था वही दामाद था। नाम क्या था उसका? मोहम्मद बिन कासिम। बहुत ज्यादा योग्य, शक्तिशाली, नेतृत्व शक्ति बहुत अच्छी, ठीक है ना। कितने साल का था? मात्र 17 साल का। कितने साल का था? मात्र 17 साल का था। और इसके नेतृत्व में तीसरी बार आक्रमण करने के लिए कहाँ भेजा? सिंध पर। अब मोहम्मद बिन कासिम गया सिंध पर आक्रमण करने के लिए। यहाँ हम पढ़ेंगे मोहम्मद बिन कासिम की विजय। यहाँ से शुरू होगा अरबों का भारत पर अधिकार, धीरे धीरे एक एक क्षेत्र पर। सबसे पहले हम देखते हैं देवल विजय। देवल विजय पर आक्रमण का कारण क्या था? वही कारण जो अपन बैक में पढ़ चुके हैं कि मोहम्मद बिन कासिम को यह आदेश दिया गया क्योंकि सिंध के समुद्री डाकुओं के द्वारा अरबी जहाज को लूट लिया गया था, इसलिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में एक विशाल सेना लेकर सिंध पर आक्रमण करने के लिए भेजी गई। सिंध में सबसे पहले उन्होंने किस पर आक्रमण किया? ये सारे जो क्षेत्र हैं इन पर किसका अधिकार था? वर्तमान में दाहिर सैन का अधिकार था, ठीक है ना। तो देवल पर भी किसका अधिकार था? यहाँ पर दाहिर सैन का अधिकार था। तो मोहम्मद बिन कासिम ने सबसे पहले देवल पर आक्रमण किया। कब किया? 711 ईस्वी में। 711 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया। मोहम्मद बिन कासिम ने देवल पर आक्रमण किया, ठीक है ना। वर्तमान पाकिस्तान वाला क्षेत्र है ये। देवल पर आक्रमण किया और इस क्षेत्र पर उसने अधिकार कर लिया। देवल पर कासिम का अधिकार हो गया। ये उसकी पहली विजय थी, ठीक है ना। 2 बार अभियान भेजे, दोनों ही बार अरबों को सफलता नहीं मिली। तीसरी बार किसके नेतृत्व में सेना भेजी? मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में सेना भेजी और तीसरी बार में देवल पर किसका अधिकार हो गया? अरबों का अधिकार हो गया। इस विजय के बाद में वह कहाँ बढ़ा आगे? नेऊन। नेऊन का कहीं जगह पर निरून भी लिखा हुआ था, दोनों सिमिलर है। कहाँ पर है ये? वर्तमान पाकिस्तान के हैदराबाद वाले क्षेत्र में। वर्तमान पाकिस्तान के हैदराबाद वाले क्षेत्र में स्थित है। हैदराबाद वाला क्षेत्र। यहां पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यहां पर क्या था कि दाहिर सैन ने नेऊन का क्षेत्र जो था एक पुरोहित के हाथों सौंप रखा था। यहां का नियंत्रण एक पुरोहित के हाथ में था। यहां का नियंत्रण एक पुरोहित के हाथों था। लेकिन नेऊन पर रहने वाले जो लोग थे वो कौन थे? बौद्ध लोग अधिक थे, ठीक है ना।
बौद्ध धर्म के बौद्धों की संख्या यहाँ पर बहुत अधिक थी। बौद्ध धर्म के लोग जो क्या होते हैं, बहुत ज्यादा शांति प्रिय होते हैं। वह युद्ध में विश्वास नहीं करते हैं, लड़ाई झगड़ा उनको पसंद नहीं होता है। तो जिस समय मोहम्मद बिन कासिम ने इस पर आक्रमण किया, पुरोहित को भागना पड़ा यहाँ से, और बौद्ध लोगों ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम का स्वागत किया कि हमें किसी तरह का युद्ध नहीं करना है, हमें तो सिर्फ शांति पसंद है, आपको यहाँ पर अधिकार करना है कर लो आप, ठीक है ना। तो बौद्धों ने उसका बड़ी जोर शोर से उसका स्वागत किया, और बिना किसी युद्ध के ही कासिम का किस पर अधिकार हो गया, नेउन दुर्ग पर अधिकार हो गया, ठीक है ना। बौद्ध धर्म के अनुयायियों की संख्या अधिक थी यहाँ पर। वे शांति प्रिय थे, युद्ध में विश्वास नहीं करते थे। कासिम ने बिना युद्ध के ही यहाँ पर अधिकार कर लिया, उन्होंने समर्पण कर दिया भाई बौद्ध लोगों ने, ठीक है ना। तो कासिम ने बिना युद्ध के ही नेउन पर अधिकार कर लिया। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं सहवान विजय। सहवान विजय में हम क्या देखते हैं, सहवान का जो क्षेत्र था वह दाहिर सैन ने किसको, एक शासक को सौंप रखा था जिसका नाम था माजरा। यहाँ का शासन किसके हाथ में था, माजरा नामक शासक के पास में, ठीक है ना। यहाँ का शासक माजरा था। देखो मोहम्मद बिन कासिम की विजय आपसे क्वेश्चन में नहीं पूछी जाती एग्जाम में, सिर्फ उसकी बैक हिस्ट्री इसलिए बता रही कि किस प्रकार अरबों का आक्रमण शुरू हुआ। इनमें से आपसे एक एक नंबर के क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं, ठीक है ना। कासिम की विजय एक साथ में नहीं पूछी जाती है, बहुत कम चांस से पूछी जाती है। इसकी सिर्फ एक या दो विजय जो है उस पर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है ना। लेकिन बैक हिस्ट्री हमको समझनी जरूरी है ताकि हमें पता चले अरब आक्रमण का शुरुआत कहाँ से हुई थी, किस प्रकार उसके बाद में तुर्कों ने यहाँ पर आक्रमण किया था और किस प्रकार आगे उन्होंने यहाँ के स्थानीय शासकों के साथ में संघर्ष किया और अपना क्षेत्र विस्तार किया। यहाँ का शासक माजरा था। कासिम ने क्या क्या सहवान पर आक्रमण किया, माजरा ने उसका संघर्ष किया, लेकिन अंत में जब उसको लगा कि अब मेरी हार निश्चित है, तब उसने मोहम्मद बिन कासिम के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और सहवान पर भी किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का। बहुत ही योग्य नेतृत्व वाला था, आयु कम थी लेकिन उसकी सैन्य शक्ति बहुत प्रबल थी, योग्य था, नेतृत्व बहुत अच्छा था, सेना का नेतृत्व करने वाला बहुत अच्छा था, इस कारण से उसको लगातार सफलताएं मिलती गई, ठीक है ना। यहाँ का शासक माजरा था, उसने कासिम के साथ संघर्ष किया, परंतु अंत में असफल होने के कारण उसने आत्मसमर्पण कर दिया। और सहवान पर भी किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का। नेक्स्ट देखते हैं शीशम के जाटों पर विजय, कि सहवान विजय के बाद वो कौन से क्षेत्र पर गया, शीशम पर गया। यहाँ पर जाटों का अधिकार था। जाटों ने भी बड़ी बलपूर्वक शक्तिशाली तरीके से मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया, बड़ी वीरता के साथ उसने लड़ाई की, लेकिन अंत में जाटों को भी सफलता नहीं मिली और शीशम पर भी किसका अधिकार हो गया, मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो गया। तो क्या लिखेंगे इसमें, सहवान विजय के बाद कासिम शीशम गया। वहां के जाटों ने
कासिम का वीरता से सामना किया। वहां के जाटों ने कासिम का वीरता से सामना किया, परंतु असफल रहे। और कासिम का शीशम पर अधिकार हो गया। कासिम का शीशम पर अधिकार हो गया। अगली आती है रावर विजय, मोस्ट इंपोर्टेंट, जिसको राओर विजय भी कहते हैं। ठीक है ना, रावर का कहीं कहीं पर राओर भी लिखा हुआ है। राओर विजय सबसे महत्वपूर्ण विजय है जिस पर पूछा जाता है कि रावर विजय जो है या रावर संघर्ष जो है, रावर का जो युद्ध है वह किस किस के मध्य हुआ। तो रावर का युद्ध जो है वह किस किस के मध्य हुआ, सिंध के राजा दाहिर सैन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। ये इससे पहले जो हमने पढ़े हैं ये सारे दाहिर सैन के क्षेत्र में ही थे, लेकिन यहाँ का नेतृत्व जो था वो अलग अलग लोगों के हाथों में था, जिस कारण से मोहम्मद बिन कासिम ने उनके साथ में संघर्ष किया। दाहिर सैन के साथ में प्रत्यक्ष संघर्ष नहीं हुआ। दाहिर सैन के साथ प्रत्यक्ष संघर्ष कहाँ हुआ था, रावर नामक जगह पर, जिसको रावर जगह भी कहते हैं। इस क्षेत्र पर दाहिर सैन और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में संघर्ष हुआ। दाहिर सैन ने बड़ी वीरता के साथ में मोहम्मद बिन कासिम का सामना किया, लेकिन युद्ध में लड़ते लड़ते दाहिर सैन जो था वो वीर गति को प्राप्त हो गया। दाहिर सैन इस युद्ध में मारा गया। दाहिर सैन के मरने के बाद में उसका जो पुत्र था जय सिंह, जय सिंह ने क्या किया, रावर दुर्ग की जो जिम्मेदारी थी, रक्षा का जो दायित्व था, वह अपनी माँ जो विधवा माँ थी, यानी दाहिर की जो विधवा पत्नी थी रानी बाई के नेतृत्व में सौंप दिया। दाहिर की पत्नी कौन थी, रानी बाई थी। उसके नेतृत्व में किस दुर्ग की जिम्मेदारी सौंपी उसने, जय सिंह ने, रावर की। और खुद कहाँ चला गया, ब्राह्मणाबाद पर, जो दूसरा क्षेत्र था। किसके क्षेत्र में था, वह भी दाहिर सैन के क्षेत्र में था। तो यहाँ का नेतृत्व अपनी माँ के हाथों सौंप दिया और खुद कहाँ चला गया, ब्राह्मणाबाद का नेतृत्व संभालने के लिए चला गया। रानी बाई ने क्या है, वीरता से संघर्ष किया, लेकिन जब उसको लगा कि अब यहाँ पर बचना मुश्किल है, अरबी लोग जो हैं वो दुर्ग में प्रवेश करने वाले हैं, ऐसे में रानी बाई ने क्या किया, यहाँ पर जौहर कर लिया। अपनी आत्मरक्षा के लिए, अपने सम्मान के लिए रानी बाई ने जौहर कर लिया। और इतिहास में अगर वास्तविक दृष्टि से देखा जाए तो जौहर प्रथा जो थी वह रानी बाई के द्वारा ही शुरू की गई थी, जो दाहिर सैन की विधवा पत्नी थी। ठीक है ना, यहीं से जौहर प्रथा जो है वो शुरुआत होती है। जौहर क्या होता है, जिसमें स्त्रियां अपनी इज्जत को बचाने के लिए या तो जल में या फिर अग्नि में प्रवेश करके अपनी बलि दे देती है। ठीक है ना, मृत्यु को प्राप्त कर लेती है। देखो, जल जौहर भी होता है और अग्नि जौहर भी होता है। हालांकि जल जौहर का उदाहरण तो अपन को एक दो ही मिलेंगे, अपन पढ़ेंगे आगे वाले टॉपिक्स में, इसी लेसन में। अग्नि जौहर हमको बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इतिहास में प्रसिद्ध है, पद्मिनी का बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध है। ठीक है ना, तो और भी हमें जौहर देखने को मिलेंगे, आगे हम पढ़ेंगे डिटेल में। इसी लेसन में काफ़ी सारे युद्ध पढ़ेंगे इसमें अपन। ठीक है ना, रावर विजय में क्या करेंगे हम, रावर विजय का क्या लिखेंगे कि दाहिर सैन और कासिम के मध्य युद्ध होता है। यहां पर कासिम के मध्य युद्ध होता है, यहां पर दाहिर सैन इस युद्ध में मारा जाता है। दाहिर सैन मारा जाता है। दाहिर का पुत्र कौन है, दाहिर का पुत्र जय सिंह। दाहिर का पुत्र जय सिंह रावर दुर्ग की रक्षा का दायित्व अपनी विधवा मां
रानी बाई के हाथों सौंप कर, रानी बाई, ठीक है ना, विधवा कौन है, रानी बाई के हाथों सौंप कर स्वयं कहाँ चला जाता है, ब्राह्मणवाद, स्वयं ब्राह्मणवाद चला जाता है। रानी बाई जौहर कर लेती हैं और रावर पर कासिम का अधिकार हो जाता है। ठीक है ना, यहीं से इतिहास में जौहर प्रथा का प्रारंभ माना जाता है। अब जैसे ही पता चला जयसिंह भागकर कहाँ गया है, ब्राह्मणाबाद गया है, तो मोहम्मद बिन कासिम क्या करता है, अपनी सेना के साथ में कहाँ आक्रमण करता है, ब्राह्मणाबाद पर। कासिम द्वारा, कहीं पर ब्राह्मणवाद आता है, कहीं ब्राह्मणवाद है, ठीक है, दोनों सही है, ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण किया जाता है। जयसिंह और मोहम्मद बिन कासिम के बीच में संघर्ष होता है। अब कहीं कहीं देखने को ये मिलता है, कहीं कहीं इतिहास में ये लिखा हुआ है कि जयसिंह यहाँ से भी भाग जाता है, जैसे यहाँ से भागा था माँ के हाथों जिम्मेदारी सौंपकर, यहाँ से भी भाग जाता है। और कहीं कहीं किताबों में हमें देखने को मिलता है कि दोनों के बीच में संघर्ष होता है और जयसिंह भी इस युद्ध में मारा जाता है। ठीक है ना, मतलब अंतिम रूप से हम ये कह सकते हैं कि इस क्षेत्र पर भी मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। ठीक है ना, तो यहाँ पर ब्राह्मणाबाद पर आक्रमण होता है, जयसिंह और जयसिंह कासिम का सामना करता है, जयसिंह कासिम का सामना करता है, परंतु मारा जाता है। अब यहाँ पर क्या है, ब्राह्मणाबाद पर दाहिर सेन की दूसरी विधवा पत्नी जो है, ठीक है ना, यहां से कासिम दाहिर की दूसरी पत्नी, दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी, क्या नाम है जिसका, लाडो, पत्नी कौन है दूसरी, लाडो, और उसकी दो पुत्रियां, और उसकी दो पुत्रियां, दो पुत्रियां कौन सी है, नाम याद रखना है आपको, पहली तो है सूर्य देवी और दूसरी है परमल देवी। यहां से क्या कहता है, कासिम दाहिर की दूसरी विधवा पत्नी लाडो, उसकी दो पुत्रियां सूर्य देवी, परमल देवी तथा काफी सारा धन, तथा काफी धन लूटकर अरब देश पहुंचा देता है खलीफा के पास। उनको बंदी बना लेता है यहाँ से और उनको खलीफा के सामने, खलीफा के पास में भेज देता है। ठीक है ना, ऐसा कहा जाता है कि लाडो जो थी उसकी रास्ते में ही मृत्यु हो जाती है। इतने सारे जो सदमे देखते हैं कि भाई पति की मृत्यु हो गई है, पुत्र की मृत्यु हो गई है और उसकी पुत्रियों को भी और उसको भी कासिम के द्वारा, अरबी लोगों के द्वारा बंदी बना लिया गया है। तो ऐसा कहा जाता है कि कहीं कहीं पर किसी किताबों में मिलता है कि लाडो जो है वो बीच रास्ते में ही अपना दम तोड़ देती है। नेक्स्ट हम देखते हैं आलोर विजय। आलोर विजय जो है वह वर्तमान में पाकिस्तान का जो कराची वाला क्षेत्र है उसके आसपास का क्षेत्र है। यहाँ पर कासिम क्या करता है, आक्रमण करता है आलोर पर और आलोर के लोगों के द्वारा भी उसका सामना किया जाता है, लेकिन अंत में आलोर के लोगों के द्वारा उसके सामने समर्पण कर दिया जाता है। उसकी शक्तियों के सामने, उसकी विजयों को देखते हुए वो पहले से भयभीत हो जाते हैं और आलोर पर भी किसका अधिकार हो जाता है, मोहम्मद बिन कासिम का अधिकार हो जाता है। ठीक है ना, पाकिस्तान के
कराची क्षेत्र के आसपास कासिम आक्रमण करता है। और यहाँ के लोगों द्वारा उसका सामना किया जाता है, परंतु अंत में कासिम का आलोर पर अधिकार हो जाता है। कासिम का आलोर पर अधिकार हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट और अंतिम विजय हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम की मुल्तान विजय। कौन सी देखते हैं? मुल्तान विजय। आलोर विजय के बाद में मोहम्मद बिन कासिम कहाँ पहुंचता है? मुल्तान पर पहुंचता है। मुल्तान पर अधिकार करते ही वह क्या करता है? यहाँ की धन संपदा को, बहुत सारा धन यहाँ से मिलता है, उस धन संपदा को वो यहाँ से लूट लेता है। और इतना धन मिलता है उसको मुल्तान से कि वह मुल्तान का नाम बदलकर क्या रख देता है? स्वर्ण नगर रख देता है। इतना सारा धन उसको यहाँ से मिलता है और उसको कहाँ पहुँचा देता है? खलीफा के पास में पहुँचा देता है। ठीक है ना। मुल्तान पर कासिम आक्रमण करता है। मुल्तान पर कासिम आक्रमण करता है। यहाँ से बहुत अधिक धन उसे प्राप्त होता है। धन उसे प्राप्त होता है। कासिम इस जगह का नाम बदलकर स्वर्ण नगर रख देता है, क्योंकि यहाँ से उसको बहुत अधिक मात्रा में सोना मिलता है इसलिए। ठीक है ना, स्वर्ण नगर रख देता है। 1 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी? तो ये उसकी अंतिम विजय थी, मुल्तान विजय। ठीक है ना, कासिम की यह अंतिम विजय थी। कासिम की यह अंतिम विजय थी। ठीक है ना। 1 नंबर के क्वेश्चन में ये पूछा जाता है कि मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी? तो मोहम्मद बिन कासिम की अंतिम विजय कौन सी थी? मुल्तान थी। ओके, ये तो हो गई उसकी सारी विजय। अब हम देखते हैं मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे हुआ। इसके लिए एक छोटी सी कहानी है, लिखने की जरूरत नहीं है मेरे को, यहाँ पर मैं आपको बता दूंगी। ठीक है ना, कहानी बहुत जल्दी याद होती है वैसे भी। अब मोहम्मद बिन कासिम का अंत कैसे और मृत्यु कैसे हुई? जैसा कि अभी हमने पढ़ा था कि ब्राह्मणवाद से उसने उसकी पत्नी को, किसकी? दाहिर सिंह की पत्नी और उसकी 2 पुत्रियों को बंदी बना के खलीफा के सामने प्रस्तुत किया था, भेज दिया था। ठीक है ना। जैसे ही खलीफा के सामने दाहिर की जो सुंदर पुत्रियां थी, कौन सी? सूर्य देवी और परमल देवी, नाम याद रखने। ठीक है ना, दाहिर की 2 पुत्रियां, यहाँ पर दाहिर की 2 पुत्रियां याद रखनी है। कौन सी हैं? सूर्य देवी और दूसरी है परमल देवी। इन दोनों को किसके सामने प्रस्तुत किया जाता है? खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। खलीफा क्या है? इन दोनों की सुंदरता को देखते हुए, इनकी कौमार्यता को देखते हुए इन पर फिदा हो जाता है। ठीक है ना, और इन दोनों को अपने हरम में बुलाने का आदेश देता है। जिस समय खलीफा के द्वारा यह आदेश दिया जाता है, दोनों लड़कियां क्या करती हैं? खलीफा के सामने ये कहती है कि महाराज, कि भाई आप जो हैं यहाँ के खलीफा हैं, बहुत बड़े पद वाले हैं, हम आपके साथ में, हम आपकी शैया पर कदम रखने के भी लायक नहीं है, क्योंकि हमारा कौमारी भंग तो पहले से ही किसने कर दिया है?
मोहम्मद बिन कासिम ने ही कर दिया, उसके बाद आपके सामने हमको भिजवाया है। उसने तो हमारा कौमार्य जो है पहले ही भंग कर दिया है, तो हम आपके साथ में आने में बिल्कुल भी आपके योग्य नहीं है। ये बात सुनते ही खलीफा को क्या आता है, गुस्सा आ जाता है और वो ये आदेश निकलवाता है कि मोहम्मद बिन कासिम को जहां कहीं मिले, मोहम्मद बिन कासिम क्या करो, मोहम्मद बिन कासिम को बैल के चमड़े के अंदर सील कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। जहां कहीं भी मोहम्मद बिन कासिम मिले उसे किसमें, बैल का, ठीक है ना, बैल का जो चमड़ा होता है उसके शरीर का, उस चमड़े के अंदर उसको सील कर मेरे सामने प्रस्तुत किया जाए। आदेश की पालना होती है। जैसे ही खलीफा का आदेश मिलता है, सेना जाती है और 3 दिन के अंदर ही मोहम्मद बिन कासिम को पकड़ लेती है, उसको बैल के चमड़े के अंदर सील कर 3 दिन में, अगले 3 दिन में कहाँ तक पहुंचाती है, अरब देश के खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है। जैसे ही बैल का चमड़ा खलीफा के सामने प्रस्तुत किया जाता है, वह इन दोनों पुत्रियों को भी, किसकी, दाहिर की जो दोनों पुत्रियां थी, सूर्य देवी और परमल देवी, इनको भी सामने बुलाता है और उसके सामने ही बैल के चमड़े को जो सीला हुआ होता है उसको खोलते हैं। अब 3 दिन का जो सफर होता है उसमें दम घुटने से मोहम्मद बिन कासिम की क्या होती है, मृत्यु हो जाती है। जैसे ही उसको खोलते हैं वो मरा हुआ उसके अंदर से निकलता है। तब खलीफा कहता है कि जो खलीफा के आदेश का पालन नहीं करता है या उसकी बातों को या उसकी कई भी चीज़ों के अनुपालना नहीं करता है, उसका खलीफा ऐसा हर्ष करता है, उसके साथ ऐसा ही किया जाता है जो खलीफा का आदेश की पालना नहीं करता है। उसकी मृत्यु को देखते ही दोनों लड़कियां क्या होती है, प्रसन्नता से उनके चेहरे पर एक मुस्कुराहट आ जाती है और वो एक व्यंग्य करती है खलीफा के सामने कि मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारी तरफ आंखें उठाकर भी नहीं देखा था, उसने तो हमारे कौमार्य भंग करना तो बहुत दूर की बात है, इस इंसान ने तो हमारे सामने आंख उठाकर भी नहीं देखा था, लेकिन इसने हमारे भाई को, हमारे पिता को, हमारी माताओं को, हमारे जो भाई बंधु रहने वाले थे उनको, काफी लोगों को इसने मार डाला था, इसलिए हमने आपसे ये झूठ बोला और आज हमारा ये बदला पूरा हो गया कि हमने हमारी पिता की मृत्यु का बदला पूरा ले लिया है, इसकी मृत्यु को देखते हुए। किसकी मृत्यु को देखते हुए, मोहम्मद बिन कासिम की मृत्यु को देखते हुए। ये सुनते ही खलीफा जो है वह आग बबूला हो जाता है, इन दोनों पुत्रियों को आग में जिंदा जलवा देता है। ठीक है ना, आग बबूला होते हैं कि भाई इन लड़कियों ने इतनी बड़ी चाल सजी, इतनी बड़ी साजिश रची मेरे साथ में, तो जैसे ही ये सामने बोलते कि भाई हमने तो बदला लेने के लिए ऐसा किया था, मोहम्मद बिन कासिम ने तो हमारी तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा था, तो ऐसे में खलीफा नाराज हो जाता है, गुस्से से आग बबूला होते ही इनको आग में झोंक देता है। इन दोनों को जिंदा जलवा दिया जाता है आग में, ठीक है ना, किसको, सूर्य देवी और परमल देवी को। तो इस प्रकार मोहम्मद बिन कासिम, जिसने अपने अच्छे नेतृत्व और योग्यता के द्वारा खलीफा के लिए अरबों का साम्राज्य विस्तार किया था, उसका अंत इस तरह से हुआ कि बैल के चमड़े के अंदर 3 दिन के सफर में उसका दम घुटने से उसकी मृत्यु हो गई थी। ये है मोहम्मद बिन कासिम का अंत, ठीक है ना। तो भाई जो किया जाता है, अंत तो सबका बुरा ही है भाई, इसने जो कार्य किए थे, जैसा कार्य करोगे वैसा फल मिलेगा आपको, ठीक है ना। कितने सारे निर्दोष लोगों को उसने मारा था, काफ़ी सारी, अब जैसे उसकी 2 विधवा पत्नियां थी, उनकी ज़िंदगी बर्बाद हुई थी या वह भी दोनों मर गई थी, पुत्र की मृत्यु हो गई थी, दाहिर सिंह स्वयं मारा गया था। तो जो कार्य जैसा किया वैसा उसको अंत मिला, यानी भगवान ऊपर वाला सब देखता है, ठीक है ना। अपने वर्तमान जीवन में भी अपन को ध्यान रखना चाहिए। पहले तो ऐसा कहा जाता था ना कि अगले जन्म में आपको भुगतना पड़ेगा। आज का जो कलयुग है ना, कौन आगे अगले जन्म का लेखा जोखा रखे, इंस्टेंट इसी जन्म में सारे कर्मों का फल मिल जाता है आज के टाइम में, ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं भारत से संपर्क का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। भाई अरबों ने जो भारत पर आक्रमण किए थे और लगभग 75 वर्षों से भारत ने उसके संघर्ष का सामना किया था भारतीय लोगों ने, तो भारतीय लोगों का अरब लोगों पर क्या प्रभाव पड़ा ये हम पढ़ेंगे। कि अरबों का सबसे पहला प्रभाव तो क्या पड़ा कि सिंध का जो क्षेत्र जो कि भारत के क्षेत्र में था, उसका सिंध से संपर्क टूट गया, वहां पर इस्लाम का प्रचार प्रसार हो गया और कुछ समय के लिए सिंध जो था वह किसके संपर्क में रह के, किसके अधीन रह रहा था, अरब लोगों के संपर्क में था, ठीक है ना। तो सबसे पहला परिणाम तो क्या निकला, भारत का सिंध से कुछ समय के लिए संबंध टूट गया या संपर्क टूट गया, ठीक है ना। सिंध पर इस्लाम का प्रभाव
व आधिपत्य रहा। दूसरा प्रभाव हम देखते हैं कि सिंध लोग जो थे, अरबी लोग जो थे, जो कि भारत के संपर्क में आए थे, तो भारतीय संस्कृति का अरबों पर प्रभाव पड़ा। भारतीय संस्कृति का, यहाँ के रीति रिवाज तौर तरीके जो थे वो अरबों ने भी अपनाए कहीं कहीं पे। तो भारतीय संस्कृति का अरबों पर प्रभाव पड़ा। इसके अलावा भारतीय कला, साहित्य, विज्ञान, इन सब का प्रभाव भी किसके ऊपर पड़ा? अरबों के ऊपर पड़ा। यहाँ की जो वैज्ञानिक तकनीकी थी, जो साहित्य थे, जो कलाएं वगैरह थी, उन सब का पालन कौन करने लगे? अरब लोग अपने देशों में भी अपनाने लगे। ठीक है ना। तो भारतीय कला व साहित्य को अरबी लोगों ने अपनाया। अब यहाँ पर साहित्य की बात करते हैं, तो जो भारतीय ग्रंथ है जो कि संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है, भारतीय ग्रंथ कौन सा है? भारतीय ग्रंथ ब्रह्मगुप्त का ब्रह्मस्फुट सिद्धांत, व खंड खांड्यक। ब्रह्मगुप्त का जो ब्रह्मस्फुट सिद्धांत और खंड खांड्यक सिद्धांत है, जो कि कौन सी भाषा में लिखा हुआ है? संस्कृत भाषा में लिखा हुआ है। संस्कृत ग्रंथ है ये। ठीक है ना। इसका अनुवाद अरबी लोगों ने अरबी भाषा में करवाया। ठीक है ना। संस्कृत ग्रंथ, इसका अनुवाद अरबी भाषा में करवाया गया। भारतीय गणित में जैसे हम देखते हैं प्रमुख रूप से शून्य का जो आविष्कार हुआ भारत में, शून्य है, दशमलव पद्धति है। शून्य, दशमलव पद्धति, इनके अलावा विज्ञान, इसके अलावा खगोलीय शास्त्र आदि सिद्धांतों को अरबी लोगों ने अपनाया। आदि सिद्धांतों को अरबी लोगों ने अपनाया। तो यहाँ पे आपका 4 नंबर का एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत से संपर्क का अरबों पर क्या प्रभाव पड़ा। उसमें आपको ये सारे पॉइंट लिखना है 4 नंबर के क्वेश्चन में। ठीक है ना। 4 नंबर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि भारत पे आक्रमण करने के बाद भारतीयों का अरब देशों पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है ना। नेक्स्ट हम देखते हैं अरबों की सफलता के कारण कि भी सिंध पर अधिकार किया, सिंध के आसपास क्षेत्रों पर अधिकार किया। ठीक है ना। भारतीय सीमा पर तो प्रवेश कर ही लिया क्योंकि हिंदुस्तान पाकिस्तान एक था उस समय। तो भारतीय सीमा जो थी, भारत पर उन्होंने अधिकार स्थापित कर लिया। मोस्टली हम देख रहे हैं सिंध का जो क्षेत्र है, तो वहां पर उसकी सफलता का कारण क्या था? सबसे पहला कारण तो हम देखते हैं, दाहिर सेन जो सिंध का शासक था वह अयोग्य था। ठीक है ना। दाहिर सेन अयोग्य शासक था। ओके। दूसरा कारण हम देखते हैं, दाहिर जनता में अप्रिय था।
दाहिर जनता में अप्रिय था। कारण क्या था कि दाहिर का जो पिता था उसने सिंध पर जो अधिकार किया था वो वहां का वास्तविक शासक नहीं था, उसने उस क्षेत्र को छीना था, इसलिए जनता जो थी वो उसके पिता से और पुत्र से दोनों से ही खुश नहीं थी। ठीक है ना। तो दाहिर जनता में अप्रिय था, इसलिए जिस समय अरबों ने आक्रमण किया तो दाहिर सैन की जो जनता थी उसने उसका साथ नहीं दिया। जनता में अप्रिय था, इसलिए जनता ने दाहिर का सहयोग नहीं किया। जनता ने दाहिर का सहयोग नहीं किया। अगला प्रमुख कारण हम देखते हैं कि दाहिर के क्षेत्र में जो आसपास के छोटे छोटे क्षेत्र थे उनमें एकता का अभाव था। दाहिर के अधीन क्षेत्रों में एकता का अभाव था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अरबों के आक्रमण जिस समय शुरू हुए थे उस आक्रमण के समय ही इनको अपनी सैन्य शक्ति बढ़ा लेनी चाहिए थी, लेकिन दाहिर सैन और उसके क्षेत्र में जो क्षेत्र थे, जो वहाँ के जो शासक थे, उन्होंने अपनी सैन्य शक्ति की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया, अपनी सैन्य शक्ति को संगठित नहीं किया, जो कि मोहम्मद बिन कासिम की तुलना में, अरबियों की तुलना में बहुत ही कमजोर थी। किसकी सेना? दाहिर सैन की सेना। ठीक है ना। तो क्या लिखेंगे? अरबी आक्रमण के दौरान भारतीयों ने सैन्य संगठन की तरफ ध्यान नहीं दिया। सैन्य संगठन में ध्यान नहीं दिया और जो सैनिक थे वह अरबियों की तुलना में कुशल नहीं थे। ठीक है ना। अरबी सेना अधिक योग्य थी और उसका नेतृत्व करता भी अच्छा था, मोहम्मद बिन कासिम जो था। ठीक है ना। अरबी सेना अधिक योग्य थी, उसका नेतृत्व करता भी योग्य था, उसका नेतृत्व करता भी योग्य था। नेक्स्ट हम देखते हैं कि दाहिर सैन के क्षेत्र में ज्यादातर युद्ध का दायित्व जो था किसके अधीन दिया था? राजपूतों को सौंपा गया था। और राजपूत जो थे वे आपसी संघर्ष और कलह में इतने उलझे हुए थे कि सैन्य शक्ति की तरफ या बाहरी आक्रमण की तरफ ध्यान ही नहीं देते, उनमें खुद में ही एकता का अभाव था। ठीक है ना। तो सैन्य संचालन का नेतृत्व राजपूतों के अधीन था या राजपूतों के कंधों पर था। जो स्वयं आपसी कलह में आपसी द्वेष और कलह में उलझे हुए थे। कुछ विश्वासघाती व्यक्ति थे जिन्होंने किसका साथ दिया? मोहम्मद बिन कासिम का। कुछ विश्वासघाती में आपको एक बताना भूल गई कि जो हमने पढ़ी थी आलोर विजय, जो पढ़ी थी आलोर विजय में यही हुआ था कि जिसमें उसने आक्रमण किया था तो वहां के कुछ विश्वासघाती लोग जो थे वो मोहम्मद बिन कासिम के साथ में मिल चुके थे। उन्होंने क्या किया? दुर्ग के अंदर जहां से जलापूर्ति की जाती है, पानी भेजा जाता है, उस क्षेत्र की पता किसको बता दिया? उस क्षेत्र का पता मोहम्मद बिन कासिम को बता दिया। मोहम्मद बिन कासिम ने क्या किया? वहां से जल की आपूर्ति रोक दी। ऐसे में जिस समय जल की कमी दुर्ग के अंदर होने लगी तो दुर्ग के सैनिकों को बाहर आना पड़ा और उसके साथ में संघर्ष करना पड़ा, जिसके कारण मोहम्मद बिन कासिम का दुर्ग पर अधिकार हो गया, संघर्ष में वो सफल हो गया और आलोर दुर्ग पर उसका अधिकार हो गया। तो ऐसे विश्वासघाती भी थे जिसके कारण से अरबों को भारत पर आक्रमण में सफलता मिली। कुछ
विश्वासघाती लोगों ने कासिम का साथ दिया और अंतिम जो कारण हम मानते हैं वह है मोहम्मद बिन कासिम की योग्यता, उसका कुशलता, उसकी इस्लाम धर्म के प्रचार का जो जोश था, धन प्राप्ति की जो लालसा थी, या खलीफा से जो सम्मान मिलता था, सैनिक सहायता जो मिलती थी, उसको प्राप्त करने की जो लालसा थी, ये सारी ऐसी चीज़ें थी जिसकी वजह से वह यहाँ पर आक्रमण करने में और यहाँ के क्षेत्र पर विजय प्राप्त करने में सफल हुआ। ठीक है ना। तो अंतिम कारण हम देखेंगे कासिम की योग्यता, कुशलता, सैन्य संचालन की श्रेष्ठता, इस्लाम प्रचार का जोश, धन संपदा को लूटने की लालसा, धन संपदा को लूटने की लालसा व खलीफा से मिलने वाली सैन्य सहायता, मतलब उनको सैनिक अधिक दे दिए जाते थे खलीफा जब प्रसन्न होता था। ठीक है ना। मिलने वाली सैन्य सहायता का सम्मान प्राप्त करने की लालसा। यहाँ पर भी आपका 4 नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कि भारत पर अरब आक्रमण की सफलता के क्या कारण थे। उसमें आपको ये 8 के 8 पॉइंट 4 नंबर के क्वेश्चन में पूरा लिखना पड़ेगा। अगर 2 नंबर के क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है तो आपको कोई भी 4 पॉइंट लिखने हैं, और 4 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है तो आपको 8 के 8 पॉइंट लिखने हैं। ठीक है ना। तो आज का हमारा जो अरब आक्रमण का पहला चरण है वह कंप्लीट हो जाता है, जिसमें हमें प्रमुख रूप से दाहिर सैन और मोहम्मद बिन कासिम की विजय पड़ी है। ठीक है ना। मोहम्मद बिन कासिम यहाँ पर अपना समाप्त हो जाता है। नेक्स्ट क्लास में हम बिल्कुल नए टॉपिक के साथ में इसी लेसन को आगे बढ़ाते हुए चलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू। सब्सक्राइब करें हमारा अपेक्स क्लासेस एडुटेक यूट्यूब चैनल, साथ ही बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि आगे आने वाले सभी यूट्यूब वीडियोस की अपडेटेड नोटिफिकेशंस सबसे पहले आपको मिले। अपेक्स क्लासेस एडुटेक, सब्सक्राइब नाउ।